वेलकम। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं क्लास 6 का रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो होता क्या है, हमें रेशो के बारे में बात करना है कि रेशो क्या है। अभी जैसे कि हमें कभी भी कोई भी टर्म्स को कंपेयर करना हो, ओके, तो हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहेंगे तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो तरह के होते हैं। कंपेयर का मतलब आप समझ रहे हो ना। फर्स्ट मेथड है हम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, ओके। और सेकंड मेथड होता है डिवाइड करके, ओके, डिवाइड करके। तो हम जो मेथड, जैसे अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे मान लो कि हमने 3 - 2 कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि अब क्या आ गया, 3 - 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। हम क्या बोलेंगे, 3 2 से 1 ज़्यादा है, ओके। मतलब कि 3 और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 ज़्यादा है। ठीक है, पर जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में इसको कैसे लिखा जाएगा, डिवाइड में हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इज 2/3 ऑफ 3, मतलब 3 का 2/3 पार्ट है ये, ओके। तो यहाँ पे ये जो हमने डिवाइड वाला जो कंपैरिजन किया है, इसको ही क्या बोलते हैं, रेशियो, ओके। इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। रेशियो हमारा क्या होता है, जब भी हमें कोई भी दो चीज को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए दो चीज ले सकते हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन, एक डिवीजन। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्ट किया उसका हमारे रेशियो से कोई मतलब नहीं है, मतलब हम उसको नहीं मान रहे, हम डिवाइड वाले को मान रहे हैं, ओके। जो डिवाइड वाला हमने मेथड यूज किया, जो हम ये 2/3 वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है, ओके। कि क्या है कि 2 इज 2/3 ऑफ 3, ओके। अब उसके बाद हम रेशियो का मतलब आप समझ गए होंगे। जब हम डिवीजन से क्या करें, जब हम किसी चीज को डिवाइड करके कंपेयर करेंगे डिवीजन से, तो हम बोलते हैं रेशियो, ओके। और अब जैसे कि रेशियो हो गया, अब मेन चीज यहाँ पे क्या आती है, हम कभी भी किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का रेशियो नहीं निकाल सकते। हमेशा रेशियो वाली टर्म्स क्या होनी चाहिए, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब जैसे हम किसी चीज को टाइम को, ठीक है, टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कोई चीज आवर में लिखी हुई है, ओके, तो वो जो दूसरी टर्म है वो भी आवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो आवर में लिखी हुई है, दूसरी टर्म मीटर में लिखी हुई है। कि एक चीज अगर मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए, अगर एक आवर में है तो दूसरी भी आवर में होनी चाहिए, एक सेकंड में है तो दूसरी भी सेकंड में होनी चाहिए। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टर्म तो हमें दे दी सेंटीमीटर में, एक दे दी सेकंड में, और अब उन दोनों का कंपैरिजन करो, रेशियो निकालो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रेशियो हमेशा सिमिलर टर्म, जिसके पीछे जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट मतलब जैसे ये आवर, अब ये क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करेंगे, जैसे कोई 2 आवर है और नीचे हमने लिखते 3 आवर, तो जब हम आवर से आवर ये कैंसिल, यूनिट कैंसिल होगी ना, तो रह गया क्या, 2/3, ओके। तो इसको क्या बोला जाता है, रेशो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, ओके। तो ये जो लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 2/3, ओके। ये साइन है रेशियो के लिए। कैसे लिखते हैं, 2/3 ऐसे, या फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ ए रेशियो। अब रेशियो के अंदर जो हमारी टर्म्स यूज होती है उनके बारे में हम बात करेंगे, ओके। हम रेशियो को लिखते कैसे है, ए ऐसे, और फिर ये दो डॉट होती है, और ये बी। रेशियो को ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने 3/4 लिखा था, ओके। अब जो ए होता है, जो ये पहले लिखा जाता है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ओके। और जो बी होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ओके। ये आपको मतलब इनका नेम है टर्म्स का, कि जो पहले पे टर्म होगी उसको एंटीसीडेंट बोला जाएगा, और जो सेकंड होगी उसको कॉन्सिक्वेंट। तो अब जैसे ये 3 है, यहाँ पे 3 को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और 4 को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, ओके। तो हम टर्म्स को कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी टर्म है ए और बी,
तो उसकी अब जैसे क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि जैसे एंटीसीडेंट टर्म का वर्ड इसका नाम यूज कर दिया, अब किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो वो फिर उसको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने बोला क्या है। अब जैसे कहीं पे कॉन्सिक्वेंट का यूज कर दे, कहीं पे एंटीसीडेंट का यूज कर दे या दोनों का कर दे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो एंटीसीडेंट होती है, सेकेंड टर्म होती है कॉन्सिक्वेंट। और उससे भी इम्पोर्टेंट मेन जो कंफ्यूजन हो सकती है, एंटीसीडेंट पहले वाली होती है और कॉन्सिक्वेंट दूसरे वाली। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ए जैसे हम ए बी सी डी की बात करते हैं, ए बी सी डी क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें ए पहले आता है, ओके, तो ये एंटीसीडेंट, और जो सी पीछे आता है बी ए के बाद तो वो कॉन्सिक्वेंट। तो जो बाद में आएगा उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और जो पहले आएगा उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे अब मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया जो कि रेशियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो के अंदर दो ही चीज़ होती है। एक होता है हमारे पास एक जो पहले रेशियो से पहले जो साइन होता है उससे पहले एक टर्म लिखी जाती है, एक टर्म पीछे लिखी जाती है। तो जो टर्म पहले लिखी जाती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो टर्म बाद में लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जैसे हमने बोल दिया कि 7:8, तो 7 हमारी एंटीसीडेंट है और 8 हमारी कॉन्सिक्वेंट है। जैसे 3:4 या फिर 7:8, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या है 7 और कॉन्सिक्वेंट क्या है 8। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक रेशियो लिख लेते हैं। हम यहाँ पे हमने लिख लिया जैसे 3:4, ओके। सो इसको पहले हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको कॉन्सिक्वेंट, ओके। अब जो प्रॉपर्टी इसकी है वो हमें क्या बोलना चाह रही है कि अगर हम इस रेशियो को, इन दोनों टर्म्स को ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, रेशियो पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। अब जैसे रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। अब मान लो मैंने इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 से ही दो मतलब दोनों टर्म्स को ही 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बन गया, ये हमारा 15 और ये 20। तो जो 3:4 है और जो ये 15:20, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये एक ही बात है, ओके। बस इनको क्या कर दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई करवाया। अब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हुआ, ये वाली टर्म भी 5 टाइम्स हो गई, ये वाली टर्म भी 5 टाइम्स होगी, बट जो रेशियो है वो सेम ही रहा। तो ऐसे ही अगर हम इसमें 5 की जगह 10 कर देते तो ये 30:40 हो जाता। तो ये क्या हुआ, ये सब रेशियो सेम ही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है रेशियो की, कि हम अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दे, बट दोनों में, एंटीसीडेंट में भी कॉन्सिक्वेंट में भी, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। अगर किसी को डिवाइड करवाया है तो दोनों से के साथ डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ करवाना है, दोनों के साथ। और मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद वो जितना भी जो भी नया रेशियो आया, ये भी तो एक रेशियो आ गया, ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये सब एक ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें इसमें इसमें, तो ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब वो ये क्यों है, इसका ये एक हमारा अलग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, HCF 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 1 के अलावा HCF है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, कि जिसमें हमारा जो टॉपिक ही ये है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो। तो यहाँ पे इस वाले में क्या प्रॉपर्टी थी, इसकी ये प्रॉपर्टी है हमारी, कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों से, एंटीसीडेंट से भी कॉन्सिक्वेंट से भी, और जो हमारा नया रेशियो फॉर्म होगा वो और ये इक्वल ही होंगे, मतलब उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि 3:4 या फिर 15:20 अलग अलग चीज़ है, एक ही बात है दोनों, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो। तो एक रेशियो है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, तो
अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं 6:9, ये हमने एक रेशियो ले लिया, पर इस नंबर का ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है? अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तब मानी जाती है जब इन दोनों नंबर्स के जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का वो क्या हो जाए? 1। मतलब 1 के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब हम इनके जैसे एचसीएफ निकालते हैं। 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? 2, और फिर ये 3, और ये 3 और 3। तो ये दोनों 6 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। 9 के फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो हमारा एचसीएफ क्या है अभी इसमें? 3। ओके, 1 तो है ही, 1 तो होता है। अब 1 के अलावा यहाँ पे क्या है? एक एचसीएफ क्या है हमारे पास? 3। ओके, सो अब जब तक ये 3 नहीं निकलेगा तब तक इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मानेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनेगी? जब हम इस पूरी दोनों टर्म्स को 3 से क्या करवा दें? डिवाइड। क्या करवा देंगे? डिवाइड। तो जैसे अभी 3 से 6 को डिवाइड करवा दो, ठीक है? तो 6 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और ऐसे 9 को करेंगे तो 3। तो हमारा ये जो है ये वाला, ये है सिंपलेस्ट रेशो। ये सिंपलेस्ट रेशो बोला जाता है क्योंकि अब जो 2 और 3 है हमारे पास, इनके बीच में जो एचसीएफ है वो 1 है। ठीक है, मतलब जो इनका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट रेशो। पर जो ये रेशियो है और ये रेशियो है, ये इक्वल ही माने जाते हैं। ओके, ये और ये इक्वल ही माने जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है। सिंपलेस्ट रेशियो यही होता है कि अगर हमारे पास जो एचसीएफ है वो क्या आ जाए? 1। जो जितने भी हमारे पास दोनों टर्म्स है ये जैसे, तो इनके बीच का जो एचसीएफ है वो सिर्फ क्या हो? 1 हो। 1 के अलावा अगर कोई है, जैसे यहाँ पे 6 और 9 के बीच में 3 था एचसीएफ, तो अगर ये ऐसे है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। पर अब आप हमने क्या किया? डिवाइड करवा दिया। जो हमारे पास एचसीएफ था उसको इससे ही इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। तो अब जो ये यहाँ से ये नंबर आया, इसको क्या बोलते हैं? ये जो रेशियो आया है हमारे पास, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताया था कि कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब माना जाता है जब उन दोनों नंबर्स में, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, उन दोनों के में एचसीएफ कितना हो? 1। 1 के अलावा कोई भी एचसीएफ ना हो। तो अब जैसे हमारा फर्स्ट हम बात करते हैं 32:80। तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे दोनों का। ओके, सो 32 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 16, फिर 2, यहाँ पे 8, फिर 4, और फिर यहाँ पे 2। ऐसे ही हमारे यहाँ पे 80 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? 2, 40, 220, फिर 210, फिर 25। ओके, ये हमारे क्या बन गए? फैक्टर्स। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए अब हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2, 2, 2, 2। ओके, यहाँ पे भी ऐसे 80, और फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ये जस्ट ये वाला 2 और ये वाला 5, ये दो कॉमन नहीं है, और तो सारे कॉमन है। ये 2 भी, ये 2 भी, तो 4 बार 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 बार हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है? 16। तो अब हम 16 से इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, इसको भी। तो जब हम 16 से 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। और जब हम 80 को करवाएंगे तो 5। ओके, सो ये जो 2:5 हमारा आया, इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट रेशो। ओके, सो ये जो हमारा आया इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट रेशो। अब ये सिंपलेस्ट रेशो कैसे पता चला?
क्योंकि हमने क्या किया, पहले HCF निकाला। HCF निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने, ओके। हमने ये फैक्टर्स निकाले, फिर उनको देखा उनमें कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने HCF। अब यहाँ पे 1 के अलावा 16 भी HCF है हमारे पास, मतलब 16 भी है, तो 16 को हमें डिवाइड करवाना होगा। जो हमारे पास जो भी HCF होता है उसको दोनों नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड करवाना होता है। तो अब जब हमने 32 को 16 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा। 80 16 की टेबल में 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, सो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 2:5। ओके, ये भी हमारा रेशियो है, ये भी रेशियो है, बट जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो कौन सा है, 2:5। नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट वाले में तो हमें ये नॉर्मल रेशियो दिया होता, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल में रेशियो दिया हुआ, मतलब डिवाइड वाला। तो इसमें क्या करेंगे, तो जैसे हमारे रेशियो की टर्म्स क्या है, 8/15:7:12। तो इसमें क्या करना है, उसमें तो हमने डायरेक्ट HCF ले लिया था और डिवाइड करवा दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, वो भी जो ये नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका LCM लेंगे। तो 15 और 12 का LCM कैसे लिया जाएगा, हम सेपरेट सेपरेट लेते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 2 6 2 3। 15 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, तो 5। ओके, सो इनमें हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 15 और 12 के, 3 × 5, और यहाँ पे आ गया हमारा 3 × 2 × 2। ओके, सो 3 दोनों में कॉमन है तो इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, और इन सबको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम LCM निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 5 60। सो हमारा LCM क्या आ गया, यहाँ पे LCM आ गया हमारा 60। तो जो हमारा LCM आया है, अब इस LCM को हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दो, और जो ये नेक्स्ट टर्म है इससे भी मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा, अब हमने क्यों करा है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये नीचे वाली टर्म ये दोनों कम हो जाएगी। देखना 15 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ पे 8 × 4 हो गया। और ऐसे ही अभी LCM मिला, क्योंकि हमें पता है कि ये LCM 15 की टेबल में भी आ जाएगा 12 की में, तो ये इन दोनों को प्रॉपर जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे 12 की टेबल में ये 5 पे, तो ये 7 × 5, तो 8 × 4 क्या हो गया हमारा 32, और यहाँ पे 7 × 5 क्या आ गया 35। तो इस टर्म को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे, मतलब मिली हमें ऐसे डिवाइड में थी और हमने इसको सिंपल में बना दिया। ओके, और ये ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच में HCF 1 है, मतलब ये कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा इन दोनों में। और ये हमने किया कैसे, LCM की हेल्प से। तो हमें जब भी ऐसी डिवाइड में टर्म्स मिली हो तो हमें सिंपल है 15, और जैसे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होगी उन दोनों का LCM ले लो। अब LCM क्यों लिया, क्योंकि जो LCM होता है वो क्या होता है, इन्हीं की टेबल में आता है, तो उससे क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। ओके, अब ये 1 बना तो ये नॉर्मल जो टर्म्स होती है वैसे आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। और आपको मतलब अब ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो जब हम नॉर्मली गिवन हुआ है तो हम HCF ले लेंगे डायरेक्ट, और अगर ऐसे डिवाइड वाली फॉर्म में दिया तो हम पहले LCM लेंगे, LCM लेने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें अभी इन्होंने क्या कहा है कि डिवाइड द अमाउंट ₹540। सो 540 जो हमारे पास रुपए है उसको हमें 5:4 में डिवाइड करना है, मतलब कि टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं 540, और इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 5:4 में, मतलब दो अलग अलग अमाउंट का पता लगाना है हमें। तो इसमें क्या होता है कि टोटल, अब ये 5:4 है तो टोटल क्या हो जाएगा 5 + 4 9। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक बार 5/9 ले लेंगे, और एक बार 4/9, और मल्टीप्लाई करवा दो दोनों बार 540 से, जो हमारा टोटल है, तो हमारे जो रुपए हैं वो आ जाएंगे इन रेशो में। तो 9 से ये करेंगे तो कितने पे जाता है ये
6 पे जाएगा, ठीक है। तो ये 60, अब 6 को 5 से करेंगे तो 300, ओके। और ऐसे ये कितने पे जाएगा, यहाँ पे 9 से सेम 60, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, यहाँ भी ये अमाउंट सेम ही है। तो ये 60, बट ये वाली चेंज है, यहाँ पे 4 है, तो ये 6 4 240, ओके। तो हमने 540 को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, रुपीज़ को 300 और 240 में। तो हम जैसे अगर मान लो किसी को रुपए देना है हमें, तो और हमें इस रेशियो में देना है, तो हम एक को 300 रुपए देंगे और एक को 240 रुपए देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा था। इसमें क्या करना था, हमें एक अमाउंट दी हुई है, उसको हमें रेशियो में डिवाइड करना था, ठीक है। रेशियो में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया है उसको टोटल कर लो, ऐड, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड में रख लो और जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करवा दो। और एक बार हम पहला रेशियो लेंगे जो हमारा एंटीसीडेंट है, और एक बार कॉन्सिक्वेंट है, उन दोनों को अलग अलग लेके जो हमारी अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगी, ओके। सो ये वाला एग्जाम्पल आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करवाता हूँ। इसमें हमें क्या बोला गया है कि 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन सॉल्यूशन। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो वाटर है, वो कितना है हमारे पास, वो 250 मिलीलीटर है, ओके। ये हमारा कितना है, 250 मिलीलीटर। और जो हमारा मिल्क है वो कितना है, 750 मिलीलीटर। ये कितना है, 750 मिलीलीटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, वाटर और मिल्क को मिक्स होके ही तो बनेगा, ओके। सो वो कैसे बनेगा, उसमें इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 750 मिलीलीटर है हमारे पास और यहाँ पे 250 मिलीलीटर है, ओके। सो अब यहाँ देखो, इसकी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ 750 है, ये 250, तो इसमें 25, सबसे पहले तो हम देख के पता चल रहा है हमें कि ये 250 ही कॉमन आ सकता है इनमें। पूरा 250 से हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 3:1, ओके। ये क्या आ गया, 3:1। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 10 से यहाँ पे डिवाइड करवा दो, तो 75:25, और फिर यहाँ से देख लो कि ये 25 की टेबल में ये 1 पे और ये 3 पे, तो ये हमारा 3:1 आ गया। तो हमें ये वाला रेशियो दिया हुआ था और हमने इससे ये वाला रेशियो निकाल लिया। ये रेशियो नहीं दिया हुआ था, ये हमें टर्म्स दी हुई थी, तो हमने नॉर्मल जो रेशियो है वो लिखा। अब ये रेशियो लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो इनके बीच में कॉमन है उसको हटाना है। तो इसमें कॉमन क्या है, हमें देखते ही पता चल रहा है 250 खुद ही पूरा कॉमन है, क्योंकि 250 की टेबल में 3 पे आएगा 750, ओके। सो 250 को ही हम अगर डिवाइड कर दे दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया 3। तो HCF निकाल के भी देख सकते हो। HCF हमारा क्या आ रहा है, 250 आ रहा है। ये HCF 250 आ रहा है, तभी तो हमने डिवाइड किया है, नहीं तो हम डिवाइड नहीं करते, ओके। सो अगर मान लो यहाँ पे HCF अगर 1 ही रहता तो हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, हम वही आंसर ले लेते। बट यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉमन है, तो हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि क्या आ गया, 3:1। अब हम बात कर रहे हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी दो रेशियो दिए हुए हैं, ओके, हमने कोई भी दो रेशियो ले लिए, एक रेशियो दूसरा रेशियो, और वो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, ओके। तो जैसे हमने ए रेशियो बी लिया और एक हो गया हमारा सी रेशियो डी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर इक्वल है, एक, और इसका साइन कैसे होता है, ये डबल डॉट ऐसे पीछे लिखा जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, इक्वल है, ओके। तो इसको हम अगर इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, इसको भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B, ओके। और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे C/D। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि A/B इक्वल टू क्या होता है, C/D। तो ये तो मैंने आपको ABCD की फॉर्म में लिखा है। अब हम बात करते हैं इसको, हम जैसे एग्जांपल लेके करें, तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हम बोल दें कि 3:4 है
ठीक है, ये इक्वल है, मान लो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 9:12। ओके, ये हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है। जैसे हम, मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल कर देते हैं हम किसी भी दो नंबर से, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसको, तो ये क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल है। ओके, तो ये 3:4 और ये आ गया हमारा 9/12। तो ये हम इसको ऐसे लिख दें, ये यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, A/B C/D। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन यही होता है कि जब हम किसी भी दो रेशियो को, कभी भी हम अगर दो रेशियो को क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शन। अब इसमें जो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ओके, इनको ऐसे प्रोपोर्शन बोला जाता है। ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, या फिर 3 और 12 बोल दो। ये जो यहाँ कॉर्नर वाले होते हैं दोनों साइड, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और जो बीच वाले होते हैं, जो हमारे सेकंड और थर्ड, ये बी और सी, इसको बोलते हैं मीन। ओके, इसको बोलते हैं मीन्स, और इनको बोलते हैं लास्ट वालों का एक्सट्रीम्स। ओके, समझ गए आप, मतलब जो बीच वाले दोनों हैं उनको बोलेंगे मीन्स, और ये जो बाहर वाले दोनों है इनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये चीज हमारी एग्जांपल्स में बहुत ही ज्यादा यूज होगी, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, कि ए डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी। ए डी क्या है हमारा, एक्सट्रीम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए और डी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, मीन्स के प्रोडक्ट के, जो ये बीच वाले दोनों हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो अब जैसे हम ये इस एग्जांपल में करके देखते हैं, ये 3 है, 9 है, 4 है, 12 है ना, ये है, तो ये एक्सट्रीम्स 3 और 12 हुआ, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 12, और मीन्स क्या है, 4 और 9, तो 4 मल्टीप्लाई 9, तो अब देखो इक्वल आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 9 4 से 36, तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, जो हमने ये रेशियो मान के चले थे, हमने ये प्रोपोर्शन में लिखा था, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये ठीक क्यों है, क्यों ठीक है ये प्रोपोर्शन में, क्योंकि इसने ये वाली हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर दी, मतलब इस कंडीशन पे सही है, कि हमने जब जो एक्सट्रीम्स है उनकी प्रोडक्ट की, जब हमने दो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट की और दो मीन्स की, एक्सट्रीम्स मतलब ये बाहर वाले और मीन्स मतलब ये अंदर वाले, तो इनकी जब हमने मल्टीप्लाई की तो इनकी इक्वल आ रही है, और ये हमारी आ भी रही है इक्वल, तो इसका मतलब ये हमारा प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहला ये क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है भी या नहीं, चेक करो। ठीक है, प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हम क्या है, हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम क्या लिखते हैं, देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, अभी इनको इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो अब हम पहले जो फर्स्ट और लास्ट होता है, अब जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि हम इसको मानेंगे 4, फिर ये ऐसे, क्योंकि प्रोपोर्शन में होगा तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, अगर होगा तो हम ऐसे ही इसको और इसको मानेंगे एक्सट्रीम्स, और इसको मानेंगे मीन्स। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 8 से, और जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 6 से, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो हमारी ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम नहीं आ रही। अब सेम नहीं आ रही, अगर प्रोपोर्शन में होते तो ये सेम आती, तो अब अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब ये चारों ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो निकल जाता है, और आंसर हमारा क्या है कि ये चारों प्रोपोर्शन में नहीं है। और वो पता कैसे चल रहा है,
वो पता हमें ऐसे चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो हमारे एक्सट्रीम्स है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे एक्सट्रीम्स किसको बोला जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ को, और सेकंड और थर्ड को क्या बोला जा रहा है, मीन्स। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो मीन्स है उनकी प्रोडक्ट करवानी होती है एक साथ, और जो एक्सट्रीम्स है उनकी प्रोडक्ट करवानी होती है एक साथ, ठीक है। और अगर वो इक्वल आ जाए तब तो हम बोलेंगे कि प्रोपोर्शन में है, नहीं तो प्रोपोर्शन में नहीं है। इसमें मैंने आपको प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में बताया, और उसके कंडीशन बताई थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हमें क्या पता चलेगा, अगर हमारे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो नंबर्स क्या है, चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, नहीं तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास चार नंबर क्या है, 12:18, और फिर इसको ऐसे 10:15। तो अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये ऐसे इस सीक्वेंस में दिया तो हम इसी में लेके चलेंगे, और अगर प्रोपोर्शन में हुआ तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सट्रीम्स और मीन्स डिसाइड करेंगे। एक्सट्रीम है हमारा 12 और 15, और मीन्स है हमारा 18 और 10। तो एक्सट्रीम्स है हमारे 12 मल्टीप्लाई 15, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है हमारे 18 और 10। तो जब हम 18 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180, और यहाँ पे 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है, 180। चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, 2502, ओके, 3 एंड यहाँ पे 5 1, ओके, सो ये 180 आ गया। सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, इक्वल। अगर ये दोनों चीज इक्वल है, इसका मतलब जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये चारों नंबर क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हमने जो यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखा था ये सही है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें ऐसे ही होता है कि अगर आपको कंडीशन, क्योंकि हमारे पास हमें पता है ये कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होगी तो प्रोपोर्शन में होगा, अगर प्रोपोर्शन में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दोनों चीज होती है। अगर हमें बोल दे कि ये प्रोपोर्शन में, और ऐसे कुछ भी कोई क्वेश्चन दे हमें सॉल्व करने के लिए, तो हम इस कंडीशन का यूज तब भी करेंगे कि भाई प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीपल्स होंगे ही होंगे इक्वल, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हमने इनको देखा कि इक्वल है या नहीं, एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट, ठीक है आप। सो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, तो प्रोपोर्शन पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसमें भी इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स कोई भी वैल्यू है वो निकालनी है, इफ 2 16 5 एंड एक्स आर इन प्रपोर्शन। तो अब यहाँ पे इन्होंने मेन चीज क्या बोली कि ये प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है, तो और जैसे इन्होंने सीक्वेंस दिया हम उसी को मान के चलेंगे। तो क्या हमारा प्रपोर्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे, 2:16, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शन का साइन, और यहाँ पे 5:x, ये हमारा प्रोपोर्शन में लिखा गया, क्योंकि जो इन्होंने सीक्वेंस दिया हम उसी को मान के चलेंगे। सो हमने ये सीक्वेंस लिख ली। अब बात आती है हमारा जो फॉर्मूला है, अगर प्रोपोर्शन में कोई भी चीज होगी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब हमारे एक्सट्रीम्स क्या है, 2 और x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, और जो मीन्स है वो क्या है, 16 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो अब देखो, अब यहाँ पे x क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब ये इक्वल के उस तरफ जाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू 5 डिवाइड 2, और 2 से ये 8 पे कैंसिल, ठीक है, तो रह गया क्या, 8 मल्टीप्लाई 5, और जिसको हम बोलेंगे 40। तो हमारा जो x क्या आ गया, 40। तो हमारे x की वैल्यू है 40। तो अब ये 40 कैसे आई, ये आपको समझ आ गया होगा,
कि हमने पहले क्या यूज़ किया, प्रोपोर्शन का जो लिखने का तरीका है हमने पहले उसका ध्यान रखा, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अगर इन फिर उसके बाद यहाँ ये करने के बाद ये पहला स्टेप, फिर इसमें हम एक्सट्रीम्स और जो हमारा मीन्स है, ओके, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में, और फिर उसके बाद जस्ट सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए 2 यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 16 2 की टेबल में 8 पे, और 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल के बारे में, और इस एग्जाम्पल में भी हमने वही यूज़ किया, सेम फॉर्मूला। हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कि जो प्रोडक्ट है हमारा एक्सट्रीम्स और मीन्स का उन दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। तो हम क्या बोल देंगे, क्या हो गया कि हमारा जो आंसर है वो आ गया। क्योंकि हमारे पास देखो 3 टर्म्स दी हुई थी, एक टर्म्स हमें एक और टर्म का हमें पता लगाना था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास 3 टर्म्स थी, एक टर्म हमारे निकालनी थी वो हमने निकाल ली, जिसकी वैल्यू क्या है 40, x इक्वल टू 40। इन ए मिल्क सॉल्यूशन, एक मिल्क सॉल्यूशन है, वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 2:15। जो वाटर है वो और मिल्क वो क्या है रेशियो में, कितने रेशियो में, ऐसे। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना है हमारे पास 6 लीटर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। तो हमें अब वाटर की क्वांटिटी को का पता लगाना है। तो अब वाटर की क्वांटिटी को हम क्या लेके चलेंगे, x मतलब हमें नहीं पता क्या है वो क्वांटिटी, बट हमने उसको मान लिया कि x है। तो अब ये क्या है, ये हमारा सेम प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, सो वाटर के सामने वाला ये यहाँ पे x, और फिर ये ऐसे, यहाँ पे ये मिल्क है ना 6 लीटर, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है क्योंकि ये प्रोपोर्शन में होता है, ओके, प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, सो ये क्या, अब इक्वल, अब प्रोडक्ट ऑफ, पहले हमें एक्सट्रीम्स देखने का क्या, 2 और 6, तो मल्टीप्लाई करा दो, और मीन्स क्या है हमारा 15 मल्टीप्लाई x। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये क्या होता है इक्वल की क्वांटिटी है, तो इसको चाहे हम इस तरफ लिख ले इस तरफ लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो मैं 15 मल्टीप्लाई x को मैंने इस तरफ लिख लिया, और 2 मल्टीप्लाई 6 को इस तरफ। ओके, सो अब मैं 15 को उस तरफ भेजूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, सो ये मल्टीप्लाई से यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ठीक है, और अब ये 3 की टेबल में 2 पे, और ये 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4/5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। तो ये जो वैल्यू थी ये हमारी क्या आ गई 4/5। और इसको अगर हम अगर क्या देखें कि अभी ये किस में आई है, लीटर में, अगर हम बात करें मिलीलीटर में, ओके, अगर हम बात करते हैं मिलीलीटर में, तब क्या होगा, तब हम इसको, ये क्या है हमारा लीटर में, तो मिलीलीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम 4 को 5 से डिवाइड कराएंगे, सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 40, और यहाँ पे 08। ओके, सो ये हमारा आ गया 0.8 मल्टीप्लाई 1000, सो ये हमारा आ गया मिलीलीटर। ओके, लीटर जो हमारा वाटर है वो कितना है 800 मिलीलीटर। ओके, अगर हम लीटर की बात करते हैं तब कितना है 0.8 लीटर। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.8, क्योंकि ये भी हमारे पास लीटर में है 6, और ये भी लीटर में, तो हम क्या बोलेंगे 0.8। बट अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तब क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से ये हमारा बन गया 800 मिलीलीटर। सो इसमें हमने सिंपल हमारी जो कंडीशन है प्रोपोर्शन वाली उसी को यूज़ किया, और इसमें जितने भी एग्जांपल्स थे हमारे इस टॉपिक में सब में हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसी का यूज़ करके हम आंसर्स निकाल रहे हैं। डायरेक्ट एंड
इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। सो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है? दो तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनवर्स। ओके, डायरेक्ट में क्या होता है कि किसी एक चीज की वजह से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर जैसे इस चीज में इंक्रीज हुआ तो ये भी क्या हो, इंक्रीज हो, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट। अगर ये डिक्रीज हुई, सामने वाली भी क्या हो, डिक्रीज, तो ये बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इनवर्स में क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, डिक्रीज, और पहले वाली डिक्रीज हुई तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज। ओके, ये होता है उल्टा, मतलब एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो गया, दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो पहला इंक्रीज हो गया। तो इसमें क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं डायरेक्ट में, कि इंक्रीज भी दोनों ही होंगे और डिक्रीज भी दोनों। एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। अगर एक व्हीकल है वो जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो डिस्टेंस कवर करेगा हमारा मान लो 20 किलोमीटर, और उसकी अगर स्पीड इंक्रीज कर दी 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 40 किलोमीटर। ओके, सो जैसे ही हमने 10 किलोमीटर से स्पीड इंक्रीज की, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, कि जितना स्पीड इंक्रीज हुई उतना ही हमारा डिस्टेंस भी कवर ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो जैसे 10:20, फिर ये इक्वली प्रोपोर्शन में आ गया हमारा, और ये 20 ये हो गया हमारा 40। ओके, सो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि हमने क्या किया, 10 किलोमीटर स्पीड से हमने 20 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज कर दी, तो क्या हुआ, हमारा जो डिस्टेंस था वो भी 20 से 40 हो गया, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब हम इनवर्स की बात करते हैं कि अगर कोई काम करने में, जैसे मान लो 10 आदमी है, वो एक काम करने में 2 हफ्ते लगा रहे हैं, ठीक है, 2 वीक काम कर रहे हैं, वो एक ही 10 आदमी 2 वीक में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर हम उस जो आदमी है, जो पॉपुलेशन है वो दुगनी कर दे, 20 कर दे, तो वो काम हो जाएगा 1 वीक में। ठीक है, तो जब हमने एक चीज इंक्रीज की, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी, तो क्या हुआ, टाइम कम हो गया, मतलब जो डे थे वो कम हो गए। तो इसका मतलब एक चीज इंक्रीज हुई, दूसरी डिक्रीज होगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज होगी। इनवर्स में क्या होता है, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर पहली को ही हम अगर डिक्रीज कर देंगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे आप पढ़ते रहो और वीडियोस को देखते रहो। थैंक यू सो मच।